कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 14 तरंगें। इसके एक अंक के प्रश्नों का वीडियो उत्तर सहित अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम 2 अंकों के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए, इसके 2 अंक का पहला प्रश्न है, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं। वैसे तो इसके नाम में ही है, जो तरंग आगे की ओर गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रगामी। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर अब कैसे लिखेंगे। जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ बिना द्रव्य प्रवाह के निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तो उसे प्रगामी तरंग कहते हैं। और विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस ही है। जैसे मान लीजिए एक पानी है और उस पानी में आप पत्थर को डाल देते हैं तो इसमें ये जो लहरें बनती हुई हैं, तो ये लहरें जाती नहीं हैं, लेकिन अपने ऊर्जा का स्थानांतरण आगे की ओर करती जाती हैं, तो निश्चित चाल से किनारे तक पहुंच जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग कहते हैं। तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जब निश्चित चाल से आगे ही बढ़ता जाता है तो ऐसी तरंगों को हम प्रगामी तरंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंग की शर्तें लिखिए। तो माध्यम कैसा होना चाहिए, बद्ध माध्यम होना चाहिए। दोनों तरंगों की चाल समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के चलने की दिशा विपरीत होनी चाहिए, क्योंकि जब अप्रगामी तरंगें चलती हैं तो 2 माध्यमों के बीच चलती हैं। जैसे यहाँ पर हम यदि रस्सी बांध लें तो यहाँ से एक तरंग ऐसे ऐसे होकर के ऐसे ऐसे इधर की ओर जाएगी और दूसरी तरंग यहाँ से ऐसे लौट करके वापस आ जाती है। तब जब ये दोनों तरंगें आपस में मिलती हैं तब अप्रगामी तरंगें बनती हैं। तो इसमें माध्यम कैसा होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए। दोनों तरंगें जो यहाँ से जा रही है वहाँ से वापस आ रही, दोनों की चाल समान होना चाहिए और इनकी दिशा भी कैसी होनी चाहिए, विपरीत। ये इधर से जा रही तो इधर से आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अप्रगामी तरंगों की शर्तें हैं। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, ध्वनि के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम भिन्न भिन्न हो जाता है, या कहना चाहिए उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो जब समान आवृत्ति की तरंग हो, समान आयाम की तरंग होनी चाहिए और माध्यम में एक ही दिशा में गति करना चाहिए, तो अध्यारोपण होती हैं जब, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी तीव्रता क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण हो जाएगा, प्रकाश है तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, निस्पंद से क्या तात्पर्य है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर का, निस्पंद एवं प्रस्पंद से क्या तात्पर्य है। तो अप्रगामी तरंगों में वे बिंदु जहाँ पर माध्यम के कणों का विस्थापन शून्य होता है उन्हें निस्पंद कहते हैं। अभी मैं अप्रगामी तरंगें बनाया था, इसमें ये 2 माध्यम बनाया और यहाँ से ये तरंगें हो गई। यदि हम इसको ऐसा ऐसा ये करते हैं ये, तो यहाँ पर ये जहाँ पर ये बिंदु बन रहा है दोनों तरंगों का ये बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, निस्पंद, क्योंकि यहाँ परिणामी विस्थापन का मान कितना होता है, शून्य होता है। और जहाँ पर परिणामी विस्थापन जो है अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्पंद। देख लीजिए, ये बिंदु है जो यहाँ पर परिणामी विस्थापन अधिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रस्पंद कहते हैं। अब यहाँ पर 5-6 नंबर इस वर्ष नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है, तरंग किसे कहते हैं। तो जब माध्यम के कण दोलन या कंपन करते हैं तो बिना द्रव्य प्रवाह के ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, इसे ही तरंग कहते हैं। तो सीधा सीधा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना तरंग कहलाता है, किंतु इसमें द्रव्य का प्रवाह नहीं होता है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तरंग। 8वां प्रश्न है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही समय पर समान माध्यम में गति करती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनका कुल विस्थापन अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर हो जाता है। तो जब बहुत सारी तरंगें होती हैं और किसी बिंदु पर एक साथ मिलती हैं तो उनका जो कुल विस्थापन होता है उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 तरंगें लिख दिया हूँ, ये y1 + y2, तो ये हो गया इनका सदिश और योग, और यहाँ पर डैश डैश कर दिया, माने और भी तरंगें हो सकती हैं, तो इनका ये विस्थापन क्या, कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, y। तो इसी को पढ़ते हैं कि कुल विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है।
तो यदि दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसका कुल विस्थापन या परिणामी विस्थापन, फिर यहाँ 1 2 3 है तो इसको बोलेंगे अलग अलग विस्थापन के, फिर ये वेक्टर लगा तो सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से सूत्र से पढ़ सकते हैं। सूत्र भी ये वाला लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख लें। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, विस्पंदों के उपयोग लिखिए। तो किसी स्वर यंत्र की आवृत्ति ज्ञात करने में विस्पंद का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्रों का स्वर मिलान करने में होता है, खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में होता है। खानों का मतलब खदानें होती हैं जो गहराई में खोदी जाती हैं, उसको हम खानों में यदि जहरीली गैसें निकल जाती हैं तो उन गैसों का पता भी हम किससे निकालते हैं, विस्पंद से निकालते हैं। इसके बाद हम 10वां प्रश्न देखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न समझते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल डोरी के तनाव तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और ये यदि ये सूत्र आपको याद है तो इस सूत्र से बना सकते हैं। तो ये हो गई उसकी चाल, तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो गई। टी माने क्या हो गया, ये हो गया तनाव, और म्यू का मतलब है एकांक लंबाई में द्रव्यमान। तो ये उसके तनाव पर निर्भर करती है और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है तार के। इसके बाद 11 नंबर है, बड़े बड़े सभागारों के मंच के पीछे की दीवारें वक्राकार क्यों होती हैं। ताकि ध्वनि तरंगें परावर्तन के पश्चात सभागारों के सभी कोनों तक पहुंच जाएं। तो जब यहाँ परावर्तन होता है तो यहाँ से टकराने के बाद ये अलग अलग फोकस में अलग अलग दिशाओं में ये पहुंच जाएं, इसलिए यहाँ पर हमको पीछे की दीवारें कैसा बनाई जाती हैं, वक्राकार बनाई जाती हैं। 12वां प्रश्न है, नल के नीचे रखी सुराही के भरने का अनुमान दूर से उत्पन्न ध्वनि से हो जाती है। ध्वनि की आवृत्ति में यह परिवर्तन क्यों होता है। तो किसी वायु स्तंभ से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः लंबाई घटते जाने पर आवृत्ति बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे पानी बाल्टी में या किसी में भरता जाता है सुराही में, तो उसकी आवृत्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वायु का स्तंभ छोटा होता जाता है, जिससे उसके निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब बढ़ती है तो हमको पता चल जाता है कि यह बढ़ रही है। तो सीधे सीधे किसी वायु स्तंभ से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः लंबाई घटते जाने पर, वायु स्तंभ की लंबाई है यहाँ, वायु स्तंभ की लंबाई घटते जाने पर आवृत्ति बढ़ती है। नल के नीचे रखी सुराही जैसे जैसे भरती जाती है, सुराही का वायु स्तंभ छोटा होता जाता है और उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं, ध्वनि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में तेजी से संचरित होती है, क्यों। क्योंकि हवा का घनत्व घट जाता है। तो देखिए ध्वनि के चाल का सूत्र होता है हवा में, ये v बराबर होता है गामा p और ये है d। d का मतलब घनत्व होता है। तो गर्म हवा का घनत्व कम होगा तो चाल कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इस तरह से ये 13वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं, बांसुरी एवं वायलिन में मुख्य अंतर क्या है। बांसुरी आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र है, जबकि वायलिन तनी हुई डोरियों के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र हैं। तो बांसुरी में हवा में कंपन उत्पन्न होते हैं, जबकि वायलिन में तार में कंपन उत्पन्न होते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद इसका 15वां प्रश्न देख लेते हैं, ए आयाम एवं π/2 कलांतर की दो तरंगें जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं वहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो देखिए परिणामी तीव्रता का सूत्र ये होता है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो यहाँ पर a1 का स्क्वायर भी a ही हो गया, क्योंकि आयाम दोनों तरंगों का a ही है। a2 का भी क्या हो गया a, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। यहाँ a1 a2 है तो यहाँ a और यहाँ भी a हो जाएगा, a2 का मान भी हो जाएगा। और cos π/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं cos π/2, ये फाई का मान हो गया। अब इसमें हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर यदि हम हल करेंगे तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर यदि आप a को जोड़े तो ये हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 90 का मान कितना होता है,
cos 90 का मान क्या हो गया, शून्य, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य। cos 90 का मान शून्य होता है, तो a तो वर्ग में है, तो a तो बाहर आ जाएगा, इसका a वर्ग है तो इसका वर्गमूल होगा तो बाहर हो जाएगा, और ये a√2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर a√2 हो जाएगा। अब परिणामी तीव्रता जो होती है वो परिणामी आयाम के वर्ग के बराबर होती है, तो यहाँ पर a√2 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से 2a वर्ग हो जाएगा। इस तरह से इसको हमको हल करना है। इसके बाद 16वां प्रश्न इसमें देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या है इसमें, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं तरंग वेग को परिभाषित करिए। 3 चीज़ें इसमें पूछा है, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो किसी तरंग के समान कला वाले 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पर समान कला में कंपन करने वाले क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर यदि ये तरंग बन रही है तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये सुरंग कहलाता है। तो एक सुरंग से दूसरे सुरंग माने क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या एक तरंग द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो कई तरह से परिभाषा आप इसको दे सकते हो। अब यहाँ पर तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तो तरंग वेग का क्या है, तरंग द्वारा, यदि इसको नहीं लिखेंगे यहाँ तो इसको आप हटा सकते हो, यहाँ सीधे लिख सकते हो तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। अब ये है 1 सेकेंड में तरंग दैर्घ्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में कितनी तरंग दैर्घ्य बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। या आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 3 परिभाषाएं इसमें जो आपको सरल लगे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ 17वां प्रश्न है, क्या कारण है कि खुले पाइप का स्वर बंद पाइप की स्वर की अपेक्षा अधिक मधुर लगता है। खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं, जिससे अधिस्वरकों की संख्या अधिक होती है, माने उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है और उसकी गुणता बेहतर महसूस होती है और ध्वनि मधुर सुनाई देती है। और इसके उल्टे यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर बंद पाइप में होगा तो उसमें जो है ये सन्नादि कम मात्रा में उत्पन्न होंगे और वो हमको अधिक मधुर सुनाई नहीं देगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न, इसको समझते हैं। तो 18वां प्रश्न क्या है, आँख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दूरी, दिशा, प्रकृतितः आकार सुनिश्चित कर लेते हैं, कैसे। तो चमगादड़ अपने मुख से उच्च आवृत्ति की पराश्रव अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालते हैं। ये तरंगें अपने मार्ग में उपस्थित बाधाओं से परावर्तित होकर चमगादड़ तक वापस आती हैं। इन परावर्तित तरंगों का आकलन करके वह उस बाधा की दूरी, दिशा, प्रकृति तथा आकार का आकलन कर लेते हैं। तो चमगादड़ कुल मिला के उच्च आवृत्ति की परस्रव ध्वनि निकालते हैं, जिससे वो टकराती हैं जिस वस्तु से, उससे वापस आती हैं, उससे उसको वस्तु के आकार का, गुण का ये सब पता लग जाता है। तो चलिए फिर हम इसमें 3 अंक के वीडियो के बारे में अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।